Hello and welcome back, friends, to the second lecture of economics. पिछले लेक्चर में हमने इकोनॉमिक्स क्या है, उसकी डेफिनेशन क्या है, उसको जाना था. अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ डू वॉच इट आउट बिकॉज इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर building basic understanding of what is economics. But today we are going to start with the first chapter, that is the principles of economics. Now we have understood what is economics. Let's understand what are the principles. We discussed the last day, हमने पिछले लेक्चर में ये डिस्कस किया था कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है. कौन सी डेफिनेशन थी वो कमेंट बॉक्स में बताना. Well, if you have written then it is fine, नहीं तो मैं बता देता हूँ. It is of Robinson, where he said that it is a science of study of human behavior in relation to ends and the scarce resources. Why we call it as science? मैंने ये कल बताया था, फिर से एक बार बता रहा हूँ, because science consists of three things. Science consists of data, analysis and experimentation. And this all the things are can be done in economics as well. ठीक है, लेकिन प्रिंसिपल्स का मतलब क्या हुआ? प्रिंसिपल्स का, जिनको हम हिंदी में सिद्धांत कहते हैं. सिद्धांत तो उनका मतलब क्या होता है कि अगर मैंने हाथ को आग को हाथ लगाया तो मेरा हाथ जलेगा. दिस इज अ प्रिंसिपल, दिस इज अ सिद्धांत. सिद्धांत का मतलब क्या होता है कि हमें पता होता है कि अगर हम एक कार्य करने जा रहे हैं, कुछ भी करने जा रहे हैं, तो उसका इफेक्ट क्या होगा. वो जो काम हम करने जा रहे हैं उसका इफेक्ट क्या होगा, जब ये हमें पहले से पता होता है तो वो एक प्रिंसिपल बन जाता है. जैसे कि एक सिद्धांत है कि अगर हम आग में हाथ डालेंगे तो हाथ जल जाएगा. दैट इज अ प्रिंसिपल. ठीक है. फिर है न्यूटन्स थर्ड लॉ या प्रिंसिपल. दैट इज अगर हम किसी चीज़ में, जैसे दीवार में मुक्का मारे, तो हमें भी उसका इफेक्ट झेलना पड़ेगा, बिकॉज एवरीथिंग हैज़ इक्वल एंड ऑपोजिट. every action has equal and opposite reaction. So in a similar way इकोनॉमिक्स के भी कुछ सिद्धांत होते हैं. जैसे कि हमने डिस्कस किया था कि एक साइंस है तो इसके भी कुछ सिद्धांत होंगे. ये सिद्धांत या प्रिंसिपल्स हमें क्या बताते हैं? हमारे बुक के हिसाब से इकोनॉमिक्स के 10 प्रिंसिपल्स हैं. ठीक है. और 10 प्रिंसिपल क्या क्या चीज़ें बताते हैं हमें. एंड ये सिद्धांत मतलब इतने ज़्यादा प्रैक्टिकल ये प्रिंसिपल्स हैं कि आप अपनी ज़िंदगी में इनको देखते हो, करते हो, लेकिन आपको पता नहीं. द ओनली प्रॉब्लम विद इकोनॉमिक्स इज हमें टर्म्स नहीं पता. अगर वो पता हो तो शायद हमारी ज़िंदगी इकोनॉमिक्स ही है. इट इज़ दैट डैम प्रैक्टिकल. हमें पहले तो ये बताता है, पहली चीज़ जो हमें प्रिंसिपल्स बताएंगे वो क्या होगी? वो होगी कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस. ठीक है. दूसरी चीज जो हमें बताएगी वो है हाउ वी पीपल इंटरैक्ट विद ईच अदर. तीसरी चीज हमें बताएंगे कि हाउ इकोनॉमिक्स as a whole works. Economy as a whole work. देखिए, जो भी यहाँ पे मैंने शब्द अंडरलाइन किए हैं, ये सारे शब्दों का मैंने मीनिंग पिछले वीडियो में समझाया था. व्हाट इज़ एन इकोनॉमी, जहाँ पर काफ़ी सारे लोग इकट्ठे होकर इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इंडल्ज होते हैं. अब इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है? जो पैसे के लेन देन या प्रॉपर्टी के लेन देन या वेल्थ के लेन देन से संबंधित हो, उस एक्टिविटी को हम इकोनॉमिक एक्टिविटी कहते हैं इकोनॉमिक्स में. ठीक है. इकोनॉमिक्स में
जैसे कि मैंने किसी को दान दिया, चैरिटी दिया, तो वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं गिना जाएगा क्योंकि मेरे को उससे कोई फ़ायदा या वेल्थ का गेन नहीं हुआ। सो दिस इज द थिंग, व्हाट इज इकोनॉमी? मेनी पीपल इंडल्ज टुगेदर इन अ इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमने पढ़ लिया था। हमारी बुक के हिसाब से हमें ये प्रिंसिपल, जो 10 प्रिंसिपल्स हैं, हमें 3 चीज़ें बताएंगे कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस, हाउ वी पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर एंड हाउ इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स। ये जो पहला पार्ट है, हाउ पीपल मेक डिसीजन, इट इज़ पार्ट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। अब माइक्रो मैक्रो क्या है वो भी आप वहाँ पर देख सकते हैं। हाउ वी पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, ये आपको पता होना चाहिए, ये भी एक काइंड ऑफ माइक्रो नहीं मैक्रो कॉन्सेप्ट होगा, बिकॉज हम एक से ज़्यादा इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। एंड हाउ एज इकॉनमी, ऑब्वियसली जब होल इकॉनमी की बात आ गई तो वी आर टॉकिंग अबाउट मैक्रो। तो ये जो 4 सिद्धांत, हमारे 10 सिद्धांत हैं, 10 प्रिंसिपल्स हैं, उनमें से जो 4 हैं वो हाउ पीपल मेक डिसीजन से डील करते हैं। हाउ वी पीपल इंटरेक्ट विद ईच अदर, उनमें से 3 प्रिंसिपल उसमें करेंगे। और हाउ बाकी बचे 3 डील्स विद हाउ इकोनॉमी एज अ होल वर्क्स। अगर एक नंबर ऊपर नीचे हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर देना, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमें यही चीज़ें अभी पढ़नी है और हमारे सिलेबस के हिसाब से, हमारी बुक के हिसाब से ये 10 के 10 प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है और हमें इन्हें करना है क्योंकि हमें एक स्ट्रॉन्ग बेस तैयार करना है अपने लिए, ठीक है। So we have talked about the, how many principles are there and other things, but in this video या इस लेक्चर में छोटा रखने के लिए, अच्छे से पढ़ने के लिए, we are only going to do the first four principles that deal with how people make decisions, ताकि हमें समझने में प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि मैनी ऑफ अस कमिंग फ्रॉम साइंस बैकग्राउंड या कुछ भी ऐसा हो, जैसे हमने इकोनॉमिक्स अच्छे से नहीं पढ़ी थी स्कूल में, जैसे मैंने भी नहीं पढ़ी थी, या कुछ भाग ऐसे हों जो हमारे वीक हों, तो एक एक करके उनको करते हैं। तो पहला भाग क्या है कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस, इसके 4 प्रिंसिपल्स हैं, तो पहले उनको डिस्कस कर लेते हैं। द फर्स्ट प्रिंसिपल इज पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। आपके बुक में एक लाइन दी गई होगी कि यू हैव टू गिव अप वन गुड थिंग टू गेट अनदर गुड थिंग। बुक को ध्यान से पढ़िएगा, ये लाइन होगी and you can even quote it in examination that you have to give up one good thing to get another good thing। ठीक है, अब इसका मतलब क्या हुआ कि जिंदगी में हम जो भी सिचुएशन में होते हैं, जिंदगी के हर पद पर, पग या पद जो भी होता है, हमें निर्णय लेना पड़ता है, हमें एक डिसीजन लेना पड़ता है कि दिस और दैट और बोथ हैविंग अ बैलेंस लाइफ। लेकिन हम जो भी चुनते हैं उसके लिए हमें किसी और चीज़ को छोड़ना पड़ता है, ठीक है। अब सबसे बड़ा एग्जाम्पल जो होगा, आपको दे दिया जाए कि आपको चॉइस दी जाए कि आपको या तो सिर्फ बर्गर खाना है या पिज्ज़ा खाना है, ठीक है। आपको सिर्फ बर्गर खाना है या पिज्ज़ा खाना है और एक खा के ही आपका पेट भर जाएगा, ठीक है। So either you will choose a pizza or a burger. Whatever you choose, the another thing you have to sacrifice, और या आप उसे नहीं लेंगे। ऐसा ही हमारी ज़िंदगी के साथ होता है कि हमें जब करियर चूज़ करना होता है तो हमें या तो ये करना पड़ता है या फिर वो करना पड़ता है कि नहीं। सो दैट इज़ द थिंग
we people face trade-offs. The simplest thing is that we have to make choices, and when we make choices we have to leave something behind to get something. That is the simple definition if we talk about. हमारी बुक क्या कहती है, यही सेम चीज, टू गेट समथिंग दैट वी लाइक वी यूजुअली गिव अप समथिंग एल्स। ठीक है, यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है बहुत बढ़िया वाला कि हमने क्या बात की थी कि हमारे पास स्कार्स रिसोर्सेज होते हैं, और उनमें से एक स्कार्स रिसोर्स है टाइम। ये बुक का एग्जाम्पल नहीं है, ये मेरा खुद का एग्जाम्पल है। हमारे पास सबसे ज़्यादा टाइम और एनर्जी इसी उम्र में होती है, दिस सेम एज दैट वी आर इन। इस समय हमें एक ट्रेड ऑफ करना पड़ता है, या तो सिर्फ मौज कर लो और पढ़ो ना, है ना, दो चीज़ें, या तो मौज करो या फिर पढ़ो। ठीक है, अब चुनाव हमें करना है, या फिर हम मौज कर सकते हैं या फिर पढ़ सकते हैं, लेकिन एक बीच का रास्ता भी होता है कि हम मौज भी करें और पढ़ाई भी करें, एंड वी शुड चूज द थर्ड पार्ट। देखिए, इकोनॉमिक्स आप अगर समझने चाहेंगे ब्लैक एंड वाइट में, समझ नहीं आने वाली। यू हैव टू गो विद इन द ग्रेस, द ग्रे पार्ट ऑफ इट, बैलेंस में। कि अगर मेरे को जैसे एक फॉर एग्जांपल एक चीज़ होगी कि अगर मैं टैक्सेस बढ़ा दूं पेट्रोल पे, पेट्रोल की कंजम्पशन को कम करने के लिए, तो पोल्यूशन शायद कम हो जाए। लेकिन पोल्यूशन कम हो रहा है, उसके साथ कितने और इफ़ेक्ट्स आएंगे ये भी तो हमें देखना होगा ना। तो वही चीज़ है कि हम उन इफ़ेक्ट्स को भी साथ साथ लेके चलें, लेकिन साइड बाय साइड हम पेट्रोल को भी उसके ऊपर टैक्स लगा सकें। ऐसी कोई स्थिति हमें निकालनी होगी, ऐसा कोई बीच का रास्ता हमें निकालना होगा। तो इसका मतलब क्या है कि लेकिन जब भी हम मौज करेंगे या फिर पढ़ेंगे, हम एक चीज़ को छोड़ रहे होंगे। ठीक है, जैसे कि अगर मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं मौज नहीं कर रहा, और अगर मैं मौज कर रहा हूँ तो मैं पढ़ नहीं रहा। ठीक है, वैसे ही अगर मैं दोनों भी साथ साथ कर रहा हूँ, जैसे 2 घंटे हैं और 1 घंटा वो कर रहा हूँ, 1 घंटा, तो जिस घंटे में पढ़ रहा हूँ उस समय मैं मौज नहीं कर रहा, और जिस घंटे में मौज कर रहा हूँ उस घंटे में पढ़ भी नहीं रहा। तो यही होता है एक ट्रेड ऑफ, कि हमें चॉइसेस लेनी पड़ती हैं, एक चीज़ को छोड़ना पड़ता है दूसरी चीज़ के लिए। अब बुक में आपको बहुत बड़ी एग्जांपल्स मिलेंगे जब आप पढ़ेंगे। तो जैसे कि एक बहुत बढ़िया इन्होंने ट्रेड ऑफ दिया है, दैट इज एफिशिएंसी वर्सेस इक्वालिटी। एफिशिएंसी का मतलब क्या है, यहाँ पे एक पाई से कंपेयर किया हुआ है कि एक पाई है, वो है एफिशिएंसी। मतलब कहने का सिंपली अगर एफिशिएंसी को मैं समझाऊं तो हमारी कंट्री में कितना ज़्यादा इकोनॉमिक एक्टिविटी बढ़ रहा है, वो होती है एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी कब होगी, जैसे हमने कल डिस्कस किया था कि जो घर का मेंबर किसी चीज़ में अच्छा है, सिर्फ उसी को वो जिम्मेवारी दो तो वो अपना काम अच्छे से कर पाएगा। अगर इकोनॉमी में भी लोगों के हाथ में वो काम है जो वो अच्छे से कर पाते हैं, तो वो एफिशिएंटली काम करेंगे, और एफिशिएंटली काम करने के साथ साथ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। मतलब इनपुट जितना जाएगा उस वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटपुट मिलेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट मिलेगा तो इकोनॉमी क्या होगी, ग्रो करेगी। उसे हम कहते हैं एफिशिएंसी। लेकिन जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं, है ना, अब सारा पैसा अंबानी को तो नहीं दे सकते, बात सही है कि नहीं। अब सारा पैसा अगर अंबानी को दे देंगे तो शायद हमारी इकोनॉमी तो ग्रो करे, लेकिन रिच विल बी गेटिंग रिचर एंड पुअर विल बी गेटिंग पुअरर, क्योंकि एफिशिएंसी तो बढ़ रही है। हमने सही हाथ में रिसोर्सेज दिए हैं, अंबानी शायद अपने पैसे का ज़्यादा बेहतर इस्तेमाल कर सके, लेकिन हमें क्या करना है, हमें लोगों के वेलफेयर को भी तो देखना है कि नहीं। तो हमने क्या किया, इक्वालिटी के लिए हमने टैक्स लगाना उन पे शुरू कर दिया,
हम अंबानी पे टैक्स लगाना शुरू कर दिया। अब ये टैक्स लगाने से क्या होगा, वो जो पैसा उसने कमाया है, एफिशिएंसी उसने बढ़ाई है, उससे कुछ हिस्सा हमें मिलेगा। अब वही हिस्सा कहीं पे स्कॉलरशिप के फॉर्म में, कहीं पे किसी चीज़ की फॉर्म में जाएगा। अब जब किसी भी फॉर्म में वो जाएगा तो क्या होगा कि जो लोग मतलब अंडर प्रिविलेज्ड हैं उनको स्कॉलरशिप दी जाएंगी, वो पढ़ेंगे, वो और एफिशिएंट होंगे और एक वेलफेयर की स्थिति बनेगी हमारी कंट्री में, और ऐसे करके हम इक्वालिटी करेंगे। लेकिन इसका भी एक ड्रॉबैक है, अगर सरकार ही सब कुछ फ्री देना शुरू कर दे, सब कुछ अच्छा देना शुरू कर दे, तो लोग शायद काम करना ही बंद कर देंगे, और अगर काम करना बंद कर दिया, इनएफिशिएंट हो गए, तो इकोनॉमी का साइज कम होना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम इक्वालिटी पे ध्यान नहीं देंगे या फिर हम एफिशिएंसी को छोड़ देंगे? हम इन दोनों में से कुछ भी नहीं छोड़ सकते, तो हम एक बैलेंस्ड व्यू रख के चलेंगे, दैट इज इट। अगर एफिशिएंसी को हम पाए कहते हैं, पाए का मतलब एक पाए है, हमने उसको सोचो अंबानी एक बेकर है, तो बेकर को बनाने के लिए दिया तो वो अच्छे से पाए बनाएगा, अच्छे से फैलाएगा, है ना। उसको और पैसा मिला तो वो उसमें जोड़ेगा और पाइप बड़ा होता जाएगा, है ना। लेकिन इक्वालिटी में क्या हुआ कि उस पाए को जो उसने कमाया था, हमने उसको डिवाइड करना शुरू कर दिया, और जितना ये डिवाइड होता चला जाएगा, लोग उतने ज़्यादा मतलब कि कामचोर होते जाएंगे, क्योंकि उनको शायद अभी काम की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो जो अगर वो काम नहीं करेंगे तो क्या होगा, इकोनॉमी श्रिंक होनी शुरू हो जाएगी, मतलब हमारी प्रोडक्शन कम हो जाएगी, ठीक है। लोग काम नहीं कर रहे तो, और उन्हें सिर्फ पैसा मिल रहा है, तो शायद महंगाई भी बढ़नी शुरू हो जाए। हर चीज़ हो सकती है, लेकिन सिंपली बात करेंगे तो इकोनॉमी अच्छे से काम नहीं करेगी अगर ज़्यादा इक्वालिटी पे ध्यान दिया तो। फॉर एग्जांपल कम्युनिस्ट गवर्नमेंट ने, तो क्योंकि वहाँ पे एक सेंस ऑफ रिवॉर्ड कम हो गया था, अगर मैं ज़्यादा से ज़्यादा काम भी करूँ, एफिशिएंटली काम, तो मेरे को रिवॉर्ड इतना नहीं मिल रहा था। तो इक्वालिटी जो है एक हद तक चाहिए, एफिशिएंसी है वो भी एक हद तक चाहिए, तो एक बैलेंस हमें ट्रेड ऑफ रख के चलना पड़ेगा। ट्रेड ऑफ का मतलब क्या, फिर से एक बार बता दूं कि वी हैव टू मेक चॉइसेस, एंड एज अ पॉलिसी मेकर और वट एवर यू आर in life as well, you have to make choices and you have to have a balanced life, ठीक है। so this was the first principle, that was people face trade-offs. this was that simple, I don't think so कि होगा। अब जैसे दूसरा एक ट्रेड ऑफ जो बुक में दिया है वो है पोल्यूशन और इंडस्ट्री का। हमने देखा कि कैसे कोविड में इंडस्ट्री का डाउनफॉल हुआ, लेकिन एनवायरनमेंट अच्छा हो गया। जलंधर में शिवालिक हिल्स दिखनी शुरू हो गई, जमुना बहुत ज़्यादा साफ हो गई। तो ये क्या हुआ, इंडस्ट्री के डाउनफॉल से एनवायरनमेंट को फ़ायदा हुआ। अब आप क्या कहोगे कि क्या ज़रूरी है, इंडस्ट्री या एनवायरनमेंट? दोनों ही ज़रूरी है, हम किसी को नहीं चुन सकते। तो क्या करेंगे, फिर से एक बैलेंस बिठाएंगे, एक ऐसी पॉलिसी लाएंगे जहाँ पे दोनों चीज़ें बैलेंस्ड फॉर्म में हों। सो दिस इज द थिंग। द नेक्स्ट थिंग, the second one is the cost of something is what you give up to get it. हम जब भी कॉस्ट की बात करते हैं तो हम प्राइस अपने मन में बिठा लेते हैं कि मैंने किसी चीज़ के लिए कुछ प्राइस पे किया तो वो मेरी कॉस्ट हो गई। इनिशियली देखने पर ये बहुत सही लगता है, लेकिन ये पूरी तरह सत्य नहीं है। क्यों नहीं है, हम देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कहूँ कि चलो फिल्म देखने चलते हैं, टिकट है 500 रुपये की, ठीक है। मैं गया, आप गए, हमने 500 की टिकट ली, हमने 2 घंटे मूवी देखी और आने जाने में 1 घंटा लग गया, ठीक है। इसमें आप कहोगे कि आप सोचो कि आपकी कॉस्ट क्या होगी। शायद आप कहोगे कि 500 रुपये,
ठीक है, लेकिन एक और चीज़ आप भूल रहे हैं, वो है 3 घंटे। इन 3 घंटों में शायद आप बहुत और भी काम कर सकते थे। आप शायद एक बुक ख़त्म कर सकते हैं, आप शायद एक रिवीजन कर सकते थे, आप शायद चैरिटी कर सकते थे, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन आपने ये 3 घंटे भी खर्च कर दिए इन 500 रुपये के साथ। हम में से ज़्यादातर लोग ये 500 को कॉस्ट मानते हैं, लेकिन ये 3 घंटों को कॉस्ट नहीं मानते। लेकिन कॉस्ट 2 तरह की होती है, एक होती है मॉनेटरी जो कि है प्राइस, और दूसरी है नॉन मॉनेटरी, जैसे कि ये टाइम। समझ में आया? सो दिस इज व्हाट एक्चुअली द कॉस्ट मीन्स। अब यहाँ पे बुक में एग्जांपल दिया है कॉलेज जाना और ना जाने में। कॉलेज जाने का मतलब क्या हुआ कि आप सिर्फ पैसे फीस की फॉर्म में पे नहीं कर रहे, आप अपना टाइम भी पे कर रहे हैं, अपनी अटेंशन भी पे कर रहे हैं। उसी टाइम या अटेंशन से आप शायद और पैसे कमा सकते थे, जैसे अभी के एंटरप्रेन्योर्स करते हैं, वो स्कूल्स या कॉलेजेस से ड्रॉप आउट कर लेते हैं क्योंकि शायद उनको लगता है कि वो ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं स्कूल या कॉलेज जाए बिना। वी आर नॉट गोइंग टू डिबेट दैट वो सही है या गलत है, लेकिन उनके हिसाब से वो वर्थ इट नहीं है, क्योंकि वो टाइम की जो कॉस्ट है वो वर्थ इट नहीं है। ठीक है ना? उसी के साथ साथ एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे, वो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब होता है कि वो कॉस्ट जो हम छोड़ सकते हैं किसी चीज को पाने के लिए। ठीक है ना? फिर से एक बार, इट इज द अमाउंट दैट वी कैन गिव अप टू गेट समथिंग। जो हमने यहाँ पे लिखा था ना, द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। व्हाट यू गिव अप टू गेट इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। व्हाट यू गिव अप टू गेट इट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आपने सोचा कि यार क्या है, आज संडे है, कोई एग्ज़ाम जो हैं वो अभी 3 महीने दूर हैं। ठीक है ना? एग्ज़ाम जो हैं अभी 3 महीने दूर हैं। ठीक है? और अगर आज मैं 3 घंटे लगा भी आऊँ तो मेरा सिलेबस तो ऑलमोस्ट डन है। ठीक है ना? तो 3 घंटे मैं उस फिल्म के लिए और 500 रुपये, क्योंकि मेरे पास अभी बहुत सारे पैसे जुड़े हुए हैं, तो मेरे को वो भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है ना? तो ये दोनों चीज़ें जो हैं वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। मतलब मैं 3 घंटे और 500 रुपये अगर लगा रहा हूँ तो मेरे को ज़्यादा शायद बेनिफिट मिल रहा है, ज़्यादा एंटरटेनमेंट मिल रहा है वो मूवी देख के। समझ आया? या एक बार और समझते हैं कि द कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। यू हैव गिवन अप योर 3 hours एंड 500 rupees टू सी अ मूवी। ठीक है? आपने क्या सोचा कि संडे है, फ्री हूँ क्योंकि एग्ज़ाम वगैरह है नहीं, और पैसे मेरे पास मनी है, और इस मनी से भी आप बहुत कुछ कर सकते, दान कर सकते थे, अपने लिए बुक खरीद सकते, कुछ भी कर सकते थे, लेकिन यू चूज टू पुट इट ऑन योर एंटरटेनमेंट। ठीक है ना? तो उस मूवी को देखने के लिए आपने सोचा कि ये त्याग देना वर्थ इट है। तो ये जो 2 चीज़ें आपने त्यागी हैं इस मूवी को देखने के लिए, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। अब बुक की भाषा में बोलूं तो जो कॉलेज जाना और अपना टाइम कॉलेज में लगाना, आपको अगर वो लगता है कि शायद आपको वर्थ इट होगा, मतलब अगर मैं कॉलेज जाता हूँ तो एक बात तो पक्की है कि वहाँ से डिग्री लेके ही आऊँगा, है ना? मैं अपना टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, जो समय मैं कमाने के लिए लगा सकता था वो मैं नहीं लगा रहा कमाने में। ठीक है ना? वो मैं सेक्रीफाइस कर रहा हूँ, लेकिन इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि जो मैं अभी काम करूँगा उसके मुझे उतने पैसे नहीं मिलेंगे जब मुझे वो डिग्री मिलने पर मिलेंगे। तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है मेरी, वो है मेरे 3 साल।
कि मैं 3 साल गिव अप कर रहा हूं इस चक्कर में कि मेरे को डिग्री के बाद ज़्यादा बेहतर नौकरी मिलेगी। ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट अगर हम आसान भाषा में बात करें, सिंपलेस्ट भाषा में, जो हमारे सर हमको एग्जांपल दिया करते थे कि अगर मेरे को कहीं पे 50,000 की सैलरी मिलती है और अगली जगह मेरे को 70,000 की सैलरी मिलेगी, तो मैं 50,000 को त्याग दूंगा और 70,000 पे चला जाऊंगा, क्योंकि दैट इज द कॉस्ट दैट आई विल बियर, आई विल हैव टू गिव अप टू गेट समथिंग बेटर। एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज समथिंग जो आप त्यागते हो किसी चीज़ को और बेटर चीज़ को पाने के लिए, इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है ना। अब एक लवर होता है, ठीक है ना, लवर अपने लवर के लिए सब कुछ त्याग देता है, अपनी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को नहीं देखता, मतलब उसको उसको मतलब कि रैशनली थिंक नहीं करता, वो सोचता है कि अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, घर बार है त्याग दो, फैमिली है त्याग दो, सिर्फ एक बंदे के लिए, है कि नहीं। तो उसने सब कुछ अगर त्याग दिया तो वो गिव अप कर रहा है सब कुछ उस एक आदमी या औरत को पाने के लिए, तो वो उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है टू गेट दैट पर्सन। ठीक है ना। एंड आई वोंट से इट इज़ अ रैशनल थिंकिंग, इन मतलब इन द टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स इट इज़ नॉट अ रैशनल बीइंग। रैशनल बीइंग का मतलब होता है कि जैसे आप मार्केट में गए, रैशनल बीइंग कि आप कम से कम पैसा लगा के ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट लाने की कोशिश करोगे। लोग कॉपीज़ क्यों पहनते हैं, क्योंकि उन्हें फील तो ब्रांडेड वाला चाहिए होता है, लेकिन वो उतने पैसे खर्च नहीं करना चाहते, तो वो एक रैशनलिस्टिक कंज्यूमर होते हैं। ठीक है ना। तो दिस इज़ ऑल इट। फिर से एक बार करेंगे कि जो मैंने कॉस्ट बियर किया है, ठीक है ना, 500 रुपये मैंने 3 घंटों के लिए दिए हैं एक मूवी देखने के लिए, वो मेरी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है इस मूवी को देखने के लिए। आई हैव गिवन अप दीज थिंग्स टू गेट वन थिंग। समझ आ गया। आई होप इट इज़ वेरी वेरी क्लियर नाउ। ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है कि हमें क्यों त्यागना पड़ता है किसी चीज़ को पाने के लिए, या हम कैसे त्यागते हैं, ये कैसे चुने कि हम इस चीज़ को त्याग रहे हैं किसी और चीज़ के लिए। जैसे मैं 500 रुपये के लिए वो चीज़ त्यागूंगा, है कि नहीं। ये कैसे सोचेंगे हम, ये भी हमको इकोनॉमिक्स बताती है कि रैशनल पीपल think on margins। रैशनल पीपल थिंक ऑन मार्जिन्स। आपको अगर 2 चॉइसेस दी जाएं, कनाडा में जाके पढ़ना और इंडिया में रह के पढ़ना, तो आप कैसे चुनेंगे, आप कैसे चुनेंगे। पॉज द वीडियो एंड राइट इट। नाउ आई होप यू हैव डन इट। व्हाट यू विल डू इज, मतलब अपने मन में शायद आपको ये दिखे ना, लेकिन यू विल कंपेयर मार्जिनल कॉस्ट टू मार्जिनल बेनिफिट। ठीक है। जब भी हम कोई डिसीजन लेते हैं किसी भी चीज़ को, तो ज़्यादातर यही तो हम सोचते हैं कि हम अगर किसी चीज़ को छोड़ रहे हैं तो कुछ बेहतर के लिए छोड़ें। जैसे कुछ लोग जादवपुर यूनिवर्सिटी में होंगे, उन्होंने जादवपुर यूनिवर्सिटी छोड़ी क्योंकि वो दिल्ली यूनिवर्सिटी में आना चाहते थे। इसके पीछे कुछ कारण रहा होगा। वो कारण था ये, आपने मार्जिनल कॉस्ट, कॉस्ट मैं फिर से बात कर रहा हूँ, प्राइस की नहीं बात कर रहा, वो टाइम की, वो एक्सपोजर की, वो सब चीज़ें मैं कह रहा हूँ। ठीक है ना। मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल बेनिफिट को आपने कंपेयर करा होगा। एनीवन इफ हैज शिफ्टेड फ्रॉम एनी कॉलेज और स्कूल, तो आपने क्या किया होगा, पहले पहले आपने मार्जिनल कॉस्ट देखा होगा कि मेरे को क्या क्या छोड़ना पड़ रहा है। अगर मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी छोड़ता हूँ तो शायद मेरी फ़ीस बढ़ जाए। ठीक है। दूसरी चीज़, मैं थोड़ा सा घर से दूर चला जाऊँगा। लेकिन फिर आपने सोचा कि यार मार्जिनल बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि पहले तो मेरे पास ब्रांड नेम होगा दिल्ली यूनिवर्सिटी का, जो कि बहुत प्रेस्टिजियस है।
दूसरी चीज़ मैं क्या करूँगा कि मतलब एक्सपोजर बहुत अच्छा होगा, फीस तो बढ़ जाएगी लेकिन मेरा लिविंग स्टैंडर्ड भी शायद बढ़ जाए, क्योंकि वहाँ पे जाके आई विल गेट अ गुड जॉब, है कि नहीं। तो ये सब चीज़ें हम जब एनालाइज करते हैं उसके बाद हम डिसीजन लेते हैं, और रैशनल पीपल ऐसा ही करते हैं। रैशनल पीपल इज समवन हु wants to spend very little but get maximum satisfaction, and so to do that he has to have compare marginal cost to marginal benefit. if marginal benefit मतलब additional benefit जो मेरे को डिसीजन से मिल रहा है वो ज़्यादा है मार्जिनल कॉस्ट से, कि जो चीज़ मैं छोड़ रहा हूँ उससे ज़्यादा मेरे को बेनिफिट दे रही है कोई चीज़, तो आई विल चूज दैट एंड आई विल बी अ रैशनल बीइंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं कॉलेज में क्रिकेट खेलूँ, तो अगर इंडियन टीम से मेरे को बुलावा आ जाए कि आई हैव टू प्ले, वुड दैट विल बी मोर बेनिफिशियल और स्टडिंग इन द कॉलेज। अब नाउ यू विल से दैट एजुकेशन ज़रूरी होती है, ये होता है, बट एज अ रैशनल बीइंग अगर मैं सिर्फ इकोनॉमिक्स की बात करूँ, मैं और इमोशंस की या वो चीज़ों की बात नहीं कर रहा जो इकोनॉमिक्स में नहीं है। अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक्स what will be the rational decision? Obviously it will be for playing for the country because I'll get name, fame, money. Okay, so I'll compare the cost. What is the cost? I'm leaving the college, I'll not get the degree, लेकिन marginal benefit I'll get name, fame, money, that is better, so I'll choose that. This is how we people subconsciously make decisions. इकोनॉमिक्स उसको पेपर पे ला देता है। अब इसको कनेक्ट करो पिछले वाले प्रिंसिपल के साथ, कि पिछले वाला प्रिंसिपल जो था वो था कि कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। हेयर इज ऑल्सो द कॉस्ट यू आर गिविंग अप, मार्जिनल कॉस्ट इज द कॉस्ट यू आर गिविंग अप टू गेट समथिंग, मार्जिनल बेनिफिट, एडिशनल बेनिफिट। ठीक है ना, एंड इसको भी कंपेयर करो पहले वाले के साथ, दैट पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स। अब यहाँ पे एक ट्रेड ऑफ है, जादवपुर वर्सेस DU, ये ट्रेड ऑफ आ गया। यू हैव टू गिव अप वन थिंग, इधर यू हैव टू गिव जादवपुर और यू हैव टू गिव अप DU। आप देखोगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है, मुझे जादवपुर छोड़ने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, मुझे दिल्ली यूनिवर्सिटी जाने के लिए क्या क्या छोड़ना पड़ेगा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ गई। एंड थर्ड थिंग इज अब मार्जिनल कॉस्ट और बेनिफिट को कंपेयर करोगे कि जादवपुर में रहने से ज़्यादा फायदा है या फिर DU में। एंड इफ़ यू फील अब आप ट्रेड ऑफ में आ गए, यू हैव टू मेक अ चॉइस। इट इज़ अ ब्लैक एंड वाइट चॉइस, बट ज़्यादातर इकोनॉमिक्स की भाषा में बात करें तो वो ग्रे होते हैं, जैसे पोल्यूशन और इंडस्ट्री हो गया, वो बात की बात। लेकिन समझने के लिए ब्लैक एंड वाइट में जादवपुर या DU ट्रेड ऑफ आ गया। दूसरी चीज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, मेरे घर का जो सुख है वो त्याग दिया जाएगा, एक्सपोजर कम, यहाँ पे एक्सपोजर कम है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे फीस भी कम है। ठीक है, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो मुझे छोड़नी पड़े, घर का कंफर्ट और कम फीस, लेकिन यहाँ पे एक अच्छा पैकेज, एक अच्छा प्रेस्टीज, एक अच्छा मतलब कि रिस्पेक्ट भी है, वो भी चीज़ होगी, है ना। तो वो भी एक ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट से मेरे को बेहतर मिल रहा है। तो मैं फिर से कंपेयर करूँगा मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज़ मेरे को फीस कम, वो चीज़ें ज़्यादा, और मार्जिनल बेनिफिट मेरे को DU में जाने से कौन। तो आई विल मेक अ डिसीजन नाउ, वट एवर यू विल मेक इट इज़ योर डिसीजन एंड यू कैन हैव योर ओन पर्सपेक्टिव एज वेल। मैं तो सिर्फ अपने हिसाब से बता रहा हूँ, ठीक है ना। सो दिस इज द थर्ड प्रिंसिपल, दैट इज रैशनल पीपल थिंक ऑन मार्जिन्स। अब बुक में कुछ एरोप्लेन्स का एग्जाम्पल या फिर एक कॉल का एग्जाम्पल दिया है कि जैसे आप 90 रुपये महीने के पे करते हो अपने सर्विस प्रोवाइडर को, अगर आपको एक और कॉल करनी है जिसको आपको 5 रुपये मिलेंगे, 5 रुपये मिलेंगे नहीं, 5 रुपये और ऐड हो जाएंगे आपके बिल में, लेकिन आपको लगता है कि वो कॉल 7 रुपये का सेटिस्फेक्शन या मेरे को हेल्प देगी, तो यू विल डू इट बिकॉज मार्जिनल बेनिफिट जो है, मतलब DU जाना जो है वो बेटर है मार्जिनल कॉस्ट से। मार्जिनल कॉस्ट क्या, एडिशनल कॉस्ट क्या, 5 रुपये जो इसमें ऐड होगी,
और 7 रुपये क्या है, मार्जिनल बेनिफिट है। तो मेरा बेनिफिट ज़्यादा हो गया तो विल चूज दैट इज़ हाउ इट इज़। और एक एरोप्लेन वाली एग्जांपल है जो कि आप देख सकते हैं, ठीक है। अब लास्ट और फोर्थ प्रिंसिपल फॉर द डे, लास्ट मतलब अपने लिए कि हाउ पीपल मेक डिसीजंस। द फर्स्ट प्रिंसिपल वाज पीपल फेस ट्रेड ऑफ्स, सेकंड यू हैव टू गिव, कॉस्ट इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वाला केस आ गया कि आपको कुछ न, जो आप छोड़ रहे हो सिर्फ वो प्राइस की फॉर्म में नहीं होता, वो समय, अपॉर्चुनिटी कुछ भी हो सकती है। जैसे for talking from a personal experience, I had मेरे पास मौका था कनाडा जाके पढ़ने का। एक्चुअली इट वाज नॉट पढ़ाई, क्योंकि मैं डिप्लोमा लेके जाता, वहाँ पे जाके काम करता साइड बाय साइड और कमाना शुरू कर देता, एंड दैट इज़ इनफ टू सर्वाइव इन कनाडा। लेकिन आई डिसाइडेड नॉट टू गो बिकॉज मेरे को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या थी, पहली तो फ्रीडम थी, दूसरा टाइम था, आई विल बी बाउंड, आई कैन नॉट डू समथिंग ऑफ माई ओन, दैट इज़ फ्रीडम हैज़ गॉन। टाइम कि मेरे पास 4 साल PR वगैरह प्रोसेस, वहाँ का सिटीज़न बनने में मेरे को 6, 7, 8 साल लग सकते थे, जो मेरा टाइम ज़ाया हो जाता, ठीक है ना। तीसरी चीज़, आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू स्टडी, देन आई चोज DU। वाई? I have the freedom, I have the time, I have the study, so that is my decision। मेरे पास ट्रेड ऑफ था, what to choose and what to not। दूसरा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट पता थी कि ये चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी अगर मेरे को कनाडा जाना है, जैसे फ्रीडम, टाइम और ठीक है ना, पढ़ाई। लेकिन ठीक है, और अगर दिल्ली जाना है तो शायद वहाँ का लग्जरियस लाइफस्टाइल और अच्छी वातावरण, इन्वायरमेंट भी छोड़ना पड़ेगा, वो भी एक कॉस्ट थी, ठीक है। और थर्ड इज़ मार्जिनल बेनिफिट। मेरे को बेनिफिट कहाँ पे ज़्यादा लगा कि इफ़ आई गो टू DU, मेरी पढ़ाई तो पूरी हो रही है एंड आई एम गेटिंग द टैग, और अगर अब मुझे कहीं पे जाना भी होगा आगे जाके तो आई विल बी डूइंग बेटर, सो दैट इज़ इट। सो दिस इज़ हाउ वी पीपल मेक डिसीजंस। मार्जिनल बेनिफिट ज़्यादा था मार्जिनल कॉस्ट से, दैट इज़ हाउ वी मेक डिसीजन। ये 3 थिंग्स एक्चुअली। बात पता क्या होती है कि इकोनॉमिक्स में हम सब चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में पढ़ते हैं, ऐसा नहीं पढ़ना, सबको जोड़ के पढ़ो। ये सब खंड हैं, एक कहानी के खंड मतलब भाग हैं, इन सबको जोड़ के पढ़ने से एक कहानी बनेगी, देन यू विल एंजॉय इकोनॉमिक्स। द फोर्थ वन इज people respond to incentives। इंसेंटिव्स का मतलब यहाँ पे prospect of रिवॉर्ड या पनिशमेंट। हमारी भाषा में इंसेंटिव का ज़्यादातर मतलब कि सैलरी वगैरह होता है, लेकिन इकोनॉमिक्स में प्रॉस्पेक्ट ऑफ रिवॉर्ड और पनिशमेंट होता है। सबसे बड़ा एग्जाम्पल तो मैंने आपको बातों बातों में दे दिया कि जॉब लोग क्यों करते हैं, क्योंकि उनको इंसेंटिव मिलेगा, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ सैलरी। एंटरप्रेन्योर रिस्क क्यों उठाता है, क्योंकि उसको इंसेंटिव मिलेगा इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट्स। हम ट्रैफिक रूल्स क्यों फॉलो करें, क्योंकि हमें रिवॉर्ड में मिलेगी सेफ्टी, ठीक है। और अगर हमने ट्रैफिक रूल्स फॉलो नहीं किए तो क्या मिलेगी, पनिशमेंट। इंसेंटिव्स डिसाइड करते हैं हाउ पीपल विल रिस्पॉन्ड, ठीक है। इंसेंटिव से रिस्पॉन्स मतलब कि बिहेवियर पीपल का चेंज हो सकता है, एंड इफ बिहेवियर चेंजेस द इकोनॉमी, वर्किंग ऑफ इकोनॉमी चेंजेस। गॉट इट? दैट इज कि अगर मैं आपसे बात करूं
अगर मैं आपसे बात करूं जो हमारे बुक में दिया गया है कि जैसे सीट बेल्ट 1950 या 60 में सीट बेल्ट कंपलसरी नहीं थी कार में, ठीक है, तो मार्जिनल कॉस्ट क्या थी तभी टू ड्राइव सेफली, वो बहुत हाई थी मार्जिनल कॉस्ट, ठीक है ना, वो बहुत हाई थी क्योंकि रिवॉर्ड जो था मार्जिनल रिवॉर्ड वो बहुत कम था सेफ्टी, क्योंकि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता तो ड्राइवर के मरने की ज़्यादातर संभावना बढ़ जाती थी क्योंकि सीट बेल्ट नहीं थी। तो मार्जिनल कॉस्ट जो थी ड्राइविंग सेफली वो बढ़ जाती थी और मार्जिनल बेनिफिट वो घट जाता था जो कि थी सेफ्टी। लेकिन वंस कांग्रेस यूएस कांग्रेस ने बिल पास कर दिया कि अब से सीट बेल्ट कंपलसरी होंगी, सीट बेल्ट कंपलसरी होने के बाद जो ड्राइवर की सेफ्टी थी टू ड्राइव सेफली वो कम हो गई क्योंकि उसको पता था कि मार्जिनल रिवॉर्ड जो है वो बढ़ चुका है। क्यों? क्योंकि अगर वो सीट बेल्ट लगाएगा तो उसके मरने की प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी, ठीक है ना, और वो अब थोड़ा सा रैशली भी ड्राइव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल क्या होता है, जैसे सबसे बड़ी बात है एग्जाम्पल, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, अगर आप क्रिकेट देखते हैं, अगर नहीं भी देखते तो ये चीज़ बहुत इजीली आपको समझ में आ जाएगी। 70s के दशक में हेलमेट्स वगैरह नहीं थे, अच्छा मतलब इक्विपमेंट नहीं था, तो जो बैट्समैन थे वो बहुत कन्वेंशनल शॉट्स खेलते थे, फ्रंट फुट पे आके सीधे बैट से, टेढ़े मेढ़े शॉट्स नहीं खेलते जैसे आज खेलते हैं। लेकिन उस बिहेवियर को चेंज किस चीज़ ने कर दिया? हेलमेट ने। जब हेलमेट आया तो सेफ्टी बढ़ गई, मार्जिनल कॉस्ट जो थी खेलने की कि सेफली खेलना है वो कम हो गई क्योंकि सेफ्टी बढ़ने से रिवॉर्ड ज़्यादा बड़ा हो गया, ठीक है ना, या यूं कह लो कि हेलमेट के आने से डर खत्म हो गया, ठीक है ना, कि बॉल लगेगी भी तो बच जाएंगे, मार्जिनल रिवॉर्ड बढ़ गया, मार्जिनल कॉस्ट कम हो गई कि जो सेफली खेलना है, ठीक है ना। अब एक बार इंसेंटिव चेंज हो गया, यहाँ पे इंसेंटिव क्या था? वो डर जब कम हो गया कि बॉल लगेगी भी तो बच जाएंगे, वो पनिशमेंट कम हो गई सेफली ना खेलने की कि अगर बॉल लग गई तो बच जाएंगे, उसने बैट्समैन का बिहेवियर ही बदल दिया। बिहेवियर कैसे बदल दिया कि अब वो लेट के भी शॉट खेल रहे हैं, मतलब ऐसे बॉल के आगे सामने आके भी खेल रहे हैं, तो उनका बिहेवियर चेंज हो गया। इकोनॉमी में भी ऐसा ही होता है। सीट बेल्ट के जब इंट्रोड्यूस होने से क्या हुआ कि ड्राइवर्स की सेफ्टी तो बढ़ गई लेकिन उनका जो नज़रिया था, जो सेफली ड्राइव किया करते थे, वो कम हो गया क्योंकि वो थोड़े से केयरलेस हो गए, उनका बिहेवियर बदल गया क्योंकि इंसेंटिव दैट इज उनकी सेफ्टी बदल गई। समझ में आया? टू गिव इट अनदर बेटर एग्जाम्पल इज, या बेटर एग्जाम्पल क्या देंगे, वो बैट्समैन वाला एग्जाम्पल अगर आप याद रख लें तो ऐसा ही होता है। जैसे कि इंसेंटिव देते हैं, जैसे कि हमने कह दिया कि इलेक्ट्रिक कार्स पे कोई टैक्स नहीं होगा, अब वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट? वो रिवॉर्ड है। इंसेंटिव बदल गया कि मैं गाड़ी लूँगा, मेरे को टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा, अगर टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा तो गाड़ी की जो कीमत है वो शायद आधी रह जाए। अब जब आधी कीमत पे मेरे को वो गाड़ी मिल रही है तो मैं पेट्रोल वाली गाड़ी चलाऊंगा या इलेक्ट्रिक कार चलाऊंगा? ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक कार। मेरा बिहेवियर बदल गया, कहाँ से? क्योंकि इंसेंटिव जो रिवॉर्ड था वो बदल गया या फिर पनिशमेंट थी। और यही चीज़ अगर उल्टी हो जाए कि इलेक्ट्रिक कार्स पे डबल टैक्स पड़ेगा, देन व्हाट विल हैपन? यही चीज़ उल्टी हो जाएगी। मैं कहूँगा मैं पागल हूँ कि मैं इलेक्ट्रिक कार चलाऊँ, आई विल शिफ्ट ऑन टू द पेट्रोल व्हीकल। सो विद चेंज इन इंसेंटिव, चाहे वो रिवॉर्ड है या पनिशमेंट है, ठीक है ना, वी टेंड टू चेंज आवर बिहेवियर। यही इकॉनमी में भी होता है कि अगर कोई चीज़ सस्ती हो रही है तो वो लोग ज़्यादा खरीदना शुरू कर देंगे, अगर कोई चीज़ महंगी हो रही है तो कोई चीज़ लोग कम खरीदना शुरू कर देंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट
इंसेंटिव। अब चौथे प्रिंसिपल में सब प्रिंसिपल्स को कैसे जोड़े कि हमारे पास क्या है, एक ट्रेड ऑफ है। ट्रेड ऑफ क्या, सेफ्टी और सेफली चलाना और सेफ्टी, वो एक ट्रेड ऑफ है कि या तो हम सेफली चला के सेफ हो सकते हैं या फिर सेफ्टी दे के सेफ हो सकते हैं, ये एक ट्रेड ऑफ है, ठीक है ना। दूसरी चीज़ दूसरा प्रिंसिपल जो था वो था कि कॉस्ट ऑफ समथिंग इज व्हाट यू गिव अप टू गेट इट, व्हाट यू गिव अप टू गेट इट। हमने क्या गिव अप कर दिया, हमने थोड़ा सा फियर कम कर दिया। फियर कैसे कम कर दिया, क्रिकेट के केस में हेलमेट को लाके और वो सीट बेल्ट लाके, और सीट बेल्ट लाने के हमें कॉस्ट क्या पड़ी, हमें कॉस्ट पड़ी क्या कहते हैं, लेदर वगैरह कॉस्ट पड़ी, और हमें लेबर वगैरह कॉस्ट पड़ी, और हमें प्राइस की फॉर्म में भी कॉस्ट पड़ी, ठीक है ना। रैशनल मार्जिनल अगर हम सोचेंगे यही बेनिफिट कि अगर ड्राइव सेफली कम हो गया, जब सीट बेल्ट आई तो सेफ्टी बढ़ गई, तो लोगों ने क्या किया, रैश ड्राइविंग करनी शुरू कर दी। और चौथा, पीपल रिस्पॉन्ड टू इंसेंटिव्स का मतलब कि जब इंसेंटिव चेंज हो गया कि वो आ गया, मतलब कि इन द सेंस कि हेलमेट आ गया या फिर सीट बेल्ट आ गई तो सेफ्टी बढ़ गई, तो वो केयरलेस होकर भी चलाने या शॉट खेलने लग गए। एंड दीज 4 प्रिंसिपल माय फ्रेंड्स आर वर्किंग टुगेदर। ये चारों प्रिंसिपल्स निर्धारित करते हैं कि एक मनुष्य अपने निर्णय कैसे लेता है। I hope you are getting these 4 principles. I know when you'll read from the book you'll get to know better, but my lecture can give you basic understanding, other you have to build upon when you read the book, and it is very basic and very simple and very practical. आपने देख लिया कि हम सब ये करते हैं, ठीक है ना। इंसेंटिव क्या मिला मेरे को यहाँ पे रह के, I get the comfort of my own country, my own people, I get the prestigious tag, I get the degree, ठीक है ना। तो इंसेंटिव ने मेरा बिहेवियर ही बदल दिया कि अब जब भी मैं मेरे को लोग देखेंगे तो मेरे को कहेंगे कि शायद इंडिया में भी रह के कुछ हो सकता है, इट कैन हैपन, क्योंकि इंसेंटिव बदल गया। या लोगों ने कनाडा जाना शुरू ही क्यों किया, क्योंकि वहाँ पे उनको बेटर वेजेस मिल रहे थे, इंसेंटिव बन गया और सारा सब पंजाब की इकोनॉमी का बिहेवियर बदल गया। तो आई होप फ्रेंड्स यू आर गेटिंग व्हाट आई वाज सेइंग, एंड दिस इज ऑल अबाउट द 4 प्रिंसिपल्स। आई थिंक सो इट विल बी अ लॉन्ग लेक्चर। मैंने क्योंकि आप काफ़ी प्रिंसिपल्स बुक से भी उठाए, खुद के भी दिए, एंड आई थिंक सो इट विल बी फाइन इफ यू वॉच द वीडियो, एंड इफ यू आर टिल हेयर देन थैंक यू वेरी मच, एंड इफ यू हैव एनी queries, suggestions, or anything else you want to say, just type it in the chat box. I'll be ready and very happy to reply to them. And thank you for watching. Good morning, good afternoon, good night, whenever you're watching the video. Thank you very much.